Hello everyone, welcome to Precision Prep. Today we are going to start a series of the economics. The paper will be going to held on 18th March. Before that, it is important to revise each and every chapter. Questions तो करने ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले रिवाइज करना है हमें अपना चैप्टर सो दैट कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सो एवरी क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस इन राइटिंग के बिना क्वेश्चंस ओरली क्रैम करने का कोई यूज नहीं होने वाला. थ्योरी का एग्जाम भी हमें राइटिंग में लिख करके प्रैक्टिस करना है. So let's start with the most important chapter, that is determination of the income and employment from the revision, and then we're gonna do the our all 6 mark 4 mark question from this chapter and other chapters as well. Let's get started. चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर जो है आपका ऑल ओवर 12 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट. अब 12 मार्क्स में से अगर हम देखा जाए तो 6 मार्क्स में से आपसे कौन से क्वेश्चन पूछता है. जनरली दे आर द क्वेश्चन फ्रॉम डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड और सिनोनिम्स टू दैट इन्फ्लेशनरी गैप और द डिफ्लेशनरी गैप. कॉजेस पूछेगा, रेमेडीज पूछेगा और आपसे स्केड्यूल और डायग्राम बना के पूछ सकता है. एंड व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एमपीसी क्या है और हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द सी और एंड एस कर्व, दैट इज कंजम्पशन और सेविंग कर्व में आपका रिलेशनशिप क्या है, और ड्रॉ करना है आपको सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व और इसका रिवर्स क्वेश्चन दैट इज ड्रॉ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व आ सकता है. और आपसे सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, दैट इज वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करो. सो ये सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं. अलोंग विद दैट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 मार्क क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए, असर्शन और रीजनिंग के लिए, डिसअग्री और अग्रीमेंट के लिए हमें अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी रिवाइज करने. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. So we are going to cover the all important topics and the material which is important to write in the exam. We are not gonna study our whole of the TR Jain और संदीप गर्ग, हम पूरा नहीं करने वाले हैं. हम सिर्फ उतना ही करने वाले हैं जितना एग्जाम में आएगा, and that is important for writing in the examination. So our first and the most important, we are going to do the definition of the aggregate demand. Aggregate demand क्या होता है, aggregate supply क्या होता है और इनके components क्या होते हैं. The aggregate components are important. aggregate supply में तो कुछ होता ही नहीं है. एग्रीगेट डिमांड क्या है, देखिए वी आर डूइंग अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सबको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके लिए स्टडी किया जाता है, एज अ नेशन के लिए स्टडी होता है, एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी होल के लिए स्टडी होता है, किसी एक पर्सन के लिए स्टडी नहीं होता. सो व्हेन वी आर डूइंग फॉर द नेशन, दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट एज अ एग्रीगेट डिमांड. ऑल द डिमांड, all the quantity demanded in an economy is known as your aggregate demand. देखिए डेफिनेशन हमें करना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना. The total spending on the goods and services, that is all the spendings on the goods and services, चाहे वो goods पे spend हो रहा है चाहे वो services पे depend हो रहा है in the economy by all the sectors. अब sectors कौन कौन से हैं हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. what we have did it, हमारे पास नेशनल इनकम में पढ़ा है, वी हैव अ सेक्टर्स इज फर्स्ट इज द हाउस होल्ड, सेकेंड इज व्हाट, हाउस होल्ड्स को हम प्राइवेट भी कहते हैं. फिर हो गए आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, देन हो गए आपका गवर्नमेंट एंड देन इज द फॉरेन एसेट्स. बट हम जो है आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर या एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर, वी आर नॉट स्टडिंग इन द ओपन इकोनॉमी, तो हम स्टडी करते ही नहीं. वी ऑलवेज स्टडी इन द क्लोज्ड इकोनॉमी. सो जब क्लोज्ड इकोनॉमी का बात आता है तो यहाँ पे वी आर ओनली डूइंग फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म्स. बस ये इन दो सेक्टर्स के लिए हमें स्टडी करना है. बाकी सिर्फ आपको पता होना चाहिए दैट देयर आर 4 सेक्टर्स. फर्स्ट हमने क्या किया, द हाउस होल्ड, देन वी हैव द फर्म्स. हाउस होल्ड का क्या काम है, फर्म्स का क्या काम है, देन द गवर्नमेंट एंड देन योर फॉरेन और द ग्लोबल बायर्स. ये लास्ट की जो है आपके गवर्नमेंट एंड द फॉरेन, इनमें हम ओपन इकोनॉमी नहीं रीड करते. वी आर ओनली डूइंग द क्लोज्ड इकोनॉमी. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर आर ओनली दीज 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म. देन एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, ये हम सब दोबारा अभी बाद में करेंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट राइट नाउ. अभी इंपॉर्टेंटली क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि 3 मार्क्स में भी आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन. सो हमें उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप क्या लिखो, एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन लिख दो. डेफिनेशन में क्या आएगा, अमाउंट स्पेंट बाय द household and firm
on all the goods and services in the economy, that is known as aggregate demand, right? अब एग्रीगेट डिमांड में क्या करोगे? कंपोनेंट्स रीड करने हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, दीज आर द एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स जो हम अभी कर रहे थे। कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन इज टू बी डन बाय द हाउस होल्ड। जितने भी हाउस होल्ड हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, स्पेंड करते हैं। इट मे बी ऑन द लग्जरी गुड्स, इट मे बी ऑन द नेसेसिटी गुड्स, इट मे बी ऑन द एजुकेशन, इट मे बी ऑन एनीथिंग। तो सबसे पहले जब भी एग्रीगेट डिमांड का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इधर इन द 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप अपना डेफिनेशन लिख दो, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। टू सेक्टर मॉडल में बात करेंगे तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात करेंगे। हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, इसीलिए हमने लिखा सी। ये जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, ये सिंपली हाउस होल्ड के लिए ही सिलेक्ट किया जाता है, because they are going to spend on what? Either food, clothing, electronics and डिस्पोजल इनकम। बिकॉज कंज्यूमर के पास, एज अ कंज्यूमर, जितना भी मेरे पास पैसा आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा? स्पेंडिंग पे चला जाएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू सेव। सेकेंड इज द इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कौन करता है? आपका सेकेंड सेक्टर विच इज नोन एज द फर्म। फर्म क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। कहाँ पे? ऑन द गुड्स। कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया, मशीनरी लगा दी, इक्विपमेंट्स खरीद के ले आए, कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। सो इज हाउ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम यहाँ पे ये पार्ट नहीं करेंगे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। इन आर सिलेबस इन्वेस्टमेंट को क्या माना गया है? इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी द ऑटोनमस। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी वैल्यू। इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू डू द चैप्टर फॉर द गवर्नमेंट बजट। वहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है? देखो, जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ना, गवर्नमेंट कुछ खर्चा तो डिफेंस पे करती है। सपोज आपके जितने भी वॉर इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर लेकर आने हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, इनके लिए चाहिए। रिसेशन के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। रेस्ट पब्लिक गुड्स पे पैसा खर्चना है, हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन पे, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है। सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स इज बाहर पैसा गया, गुड्स बाहर गए, दैट मीन्स एक्सपोर्ट, और वहां से जो गुड्स आए दैट इज इम्पोर्ट। तो जब हम यहाँ पे अमाउंट लेते हैं, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स वी यूज टू काउंट, जो कि आपने नेशनल इनकम में भी किया है, दैट इज एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में ये चारों कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एमसीक्यूज में आता है, यस, एग्रीगेट डिमांड is consist of all these. This is consumption plus investment plus government plus x minus है। इसको आप रॉन्ग नहीं कर सकते, ये सही है अगर आपसे एमसीक्यू में आता है। बट when he is specifically asking from us in the context of the aggregate demand, तो aggregate demand में हमें सिर्फ क्या लेना है? that is aggregate demand equals to consumption plus इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट में का तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि जो इन्वेस्टमेंट होता है फॉर दिस चैप्टर, फॉर एग्रीगेट डिमांड, हम क्या मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है? अटोनमस। दैट मीन्स अटोनमस का सिंपली मीनिंग क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, वट एवर भी द लेवल ऑफ इनकम। इनकम कितना भी बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस। और इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ, एमसीक्यू में आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। इन्वेस्टमेंट आपका अटोनमस होगा। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? जो इंड्यूस्ड हो रहा है बाय द लेवल ऑफ इनकम, नहीं, यहाँ पे अटोनमस होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्लान। सब छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है। इट सिंपली मीन्स इन्वेस्टमेंट वो चीज है आपकी जो किससे इफेक्ट नहीं हो रही, आपके इनकम लेवल से इफेक्ट नहीं हो रही। हमें सिर्फ इतना लिखना है। आपको 2 लाइनें याद करनी है। इन्वेस्टमेंट इज टू बी डन बाय द फर्म्स एंड इन द एग्रीगेट डिमांड और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, इंक्लूडिंग आउटपुट। आउटपुट बढ़ाना है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो यहां से भी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट नहीं होगी। देखिए, यहाँ पे ग्राफ देखिए जो हमने बनाया, इनकम है, दिस इज ऑन द
एक्स एक्सिस पे क्या बनाया, इनकम, वाई एक्सिस पे क्या बनाया हमारा, इन्वेस्टमेंट। इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से यहाँ पे 0 इनकम है, इनकम लेवल इज 10, इनकम लेवल इज 30, लेकिन इन्वेस्टमेंट लाइक से ही सेज I0, I0 अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो हमेशा इतना ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। लेट्स से वो कहता है इनकम पहले 0 था, इनकम 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, दिस इज हाउ द इनकम इज इंक्रीजिंग। क्या उससे आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, फर्म का नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट इनिशियली उसने 100 रखा है, सो ऑल थ्रू आउट द टाइम इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है, 100 रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, irrespective of change in the level of the income, that's it। तो इन्वेस्टमेंट से कम क्वेश्चन आता है, इन केस अगर पूछ लिया तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म, प्राइवेट सेक्टर, इट इज autonomous, independent on the level of the income, whatever with the level of income increases, investment does not change, that's it। उससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं लिखना है। So we already done the one component of the investment, that is your sorry, the one component of your aggregate demand, that is investment। Now we are be doing the second component of the investment of the aggregate demand, that is consumption function। consumption function is very important, investment कम लिखने के लिए आता है, but yes, आपका जो consumption function है ये आपको 3 मार्क्स में लिखने के लिए रहता है, आपसे 3 या 4 मार्क्स में आपसे लिखवा लेता है, या फिर आपका जो क्वेश्चन आता है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन फंक्शन एंड द सेविंग फंक्शन के बारे में आपसे पूछता है। ओके, ही सेज कंसीडर अ कंजम्पशन फंक्शन। अब इसको सबको छोड़ेंगे, कंजम्पशन फंक्शन का सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द कंजम्पशन। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या करता है, हमारे इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। अब एज अ लेमैन अगर आपकी इनकम बढ़ा दी जाए तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियस है, किसी भी पर्सन की इनकम अगर बढ़ रही है, सपोज आपका पॉकेट मनी पहले 1000 रुपीज था और फिर बढ़ा करके 50 रुपीज कर दिया गया, आप क्या करोगे, अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दोगे। एक्सपेंसेस बढ़ाओगे दैट मीन्स क्या बढ़ गया, एज अ हाउस होल्ड आपने क्या बढ़ा दिया, आपका इन खर्चा बढ़ा दिया, कंजम्पशन बढ़ा दिया। सो क्लियरली एज द इनकम इंक्रीजेस योर कंजम्पशन इंक्रीजेस। सो दिस इज हाउ कंजम्पशन के, इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप है, and we can write it down as consumption is equal to the function of y। consumption equals to the function of y, as income increases the consumption increases, right। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज करो आपका इनकम अगर डबल कर दिया गया, 50,000 इनकम था लेकिन 1 लाख रुपए हो गया, तो क्या आप अपना खर्चा भी डबल कर दोगे, नहीं। दैट मीन्स वो जो खर्चे का एक लेवल है, अगर मेरी इनकम डबल होती है तो जो हमारा खर्चा है, जो कंजम्पशन है, वो 50,000 से या तो 60,000 होगा या तो 70,000 होगा। वी ट्राई टू सेव कि ठीक है इनकम बढ़ा तो 20,000 रुपए 10,000 रुपए बचा लेते हैं। दैट मीन्स जो एक स्पीड थी खर्चे की, वो इनकम की स्पीड से नहीं बढ़ी, वो स्पीड क्या हो गई हमारी, कम हो गई। और ये जो स्पीड होती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन, इस स्पीड को बोला जाता है आपका MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो ये डिसाइड करता है, सॉरी नॉट टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि खर्चे की बात कर रहे हैं, कि जिस तरीके से आपका इनकम बढ़ा क्या उसी तरीके से आपका खर्चा बढ़ रहा है, दैट इज MPC। देखिए डेल्टा C बाय डेल्टा Y, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि मेरी इनकम बढ़ गई 50,000 से 1 लाख हो गई, तो दैट मीन्स इनकम में कितना चेंज आया, 50,000 हो गया। लेकिन खर्चा जो है हमने 50,000 से सिर्फ 70,000 तक ही बढ़ाया, यानी खर्चे में कितना इंक्रीज आया, 20,000। सो ये जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, दैट इज 0.4 जो आपका कैलकुलेट करके आया, दिस इज द चेंज। 0.4 आ रहा है, ये क्या है आपका MPC, दैट इज स्पीड ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब एक तो हो गया आपका स्पीड, अब एक सेकेंड पार्ट आता है आपका C बार, जिसे हम डिनोट करते हैं, एंड दिस C बार इज डिनोटेड एज और रिप्रेजेंटेड एज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन।
ऑटोनोमस कंजम्पशन का बात है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं आ रही, हमारा इनकम लेवल क्या है, बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है, कोई भी हमें इनकम नहीं दे रहा, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, उस केस में भी क्या होगा कि आप खाना खाना बंद कर दोगे, कपड़े पहनना बंद कर दोगे, क्या चीज बंद करोगे? देर आर सम बेसिक नेसेसिटीज जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, दैट मीन्स इवन इफ योर इनकम स्टेज जीरो, योर कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, कंजम्पशन कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। दैट्स वाई when the income level is zero, there is always exist a some level of the consumption that is always known as your consumption, autonomous consumption, C bar। इसीलिए जब हम consumption function बनाते हैं तो consumption function is usually made by C bar plus B y। I already explained you this, y has to be always capital because y क्या denote करता है आपका इनकम, सी बार इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी इज योर एमपीसी जो हमने अभी डिस्कस किया, स्पीड चेंज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, सी बार प्लस एमपीसी प्लस जीरो। सो कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की मंथली इनकम है 10,000 रुपीज, सो उसमें से अगर वो इनकम जीरो भी करता है, अगर उसका 3,000 रुपए महीने का खर्चा है, सो 3,000 इज द इनकम, इज द मिनिमम कंजम्पशन, चाहे उसको पैसा आए या ना आए उसने उतना खर्चा करना ही करना है। और वट एवर बी द इनकम इंक्रीज, उसका खर्चा फॉर एग्जाम्पल 0.6 लेवल से बढ़ जाएगा, मतलब जितना भी इनकम आएगा उसका वो और 60% क्या करेगा, स्पेंड करेगा, बाकी रेस्ट ही विल स्टार्ट सेविंग्स। सी यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, कंजम्पशन सी बार जो मिनिमम कंजम्पशन है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, बिकॉज मिनिमम कंजम्पशन है, कैन नॉट बी जीरो। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस महीने पैसे नहीं आए तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, ये कैन नॉट बी हैपन। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, इंटरनेट चार्जेस भी होंगे, सो देयर इज एवरीथिंग हैज टू बी पेड, सो द कंजम्पशन इज ग्रेटर देन जीरो। और बी जो आपका एमपीसी है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, दैट मीन 0 to 1 के बीच में आपका जो है एमपीसी जो रेट ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो लाई करेगा। You can write down either directly this or this as per your choice. I already explained autonomous क्या है, MPC क्या है। अब अगर आपसे वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन, कैसे अपना 3 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कैसे करेंगे? 3 मार्क के क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपका कंजम्पशन फंक्शन, दैट मीन्स सी, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन में क्या लिख देंगे जी? 3 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम करना है, सबसे पहले लिखो आपका डेफिनेशन, दैट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, C equals to f of y and the function is represented as C equals to C plus MPCY। अब C बार एक्सप्लेन करो, दैट इज ऑटोनोमस फंक्शन, MPC कर दो, दैट इज डेल्टा C बाय डेल्टा y। राइट, यहां तक हो गया? आपको 1 मार्क एक्सप्लेन के मिल जाएंगे, 1 इसके मिल जाएंगे ना। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करो, आपका स्केड्यूल बनाओ और एक आपका ग्राफ बनाओ फटाफट से। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 3 मिनट में बड़ी इजीली लिखा जाता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। 4 मार्क में भी आएगा तो आप इतना ही लिखोगे, उससे ज्यादा तो आप इसको लिख नहीं सकते। सो वी ऑलरेडी डिड एमपीसी क्या होता है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया उसने, 0.8 का दिया। अब 0.8 अगर एमपीसी है और कहता है कि आपको एनालाइज करो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एमपीसी 0.8 है और वहां से रिलेटेड कुछ असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो कैसे एनालाइज करोगे? सो वो क्या कहना चाहता है कि आउट ऑफ एवरी इनकम इंक्रीज, उसका जो 0.8 है दैट मीन्स 80% इनकम जो है वो क्या हो जा रही है, आपकी स्पेंड हो जा रही है। अगर इनकम 80% स्पेंड हो रही है तो दैट मीन्स 20% इनकम क्या हो रही है, आपकी सेव हो रही है। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। तो आपसे इंटरप्रेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है इनडायरेक्टली। देखो ये आपका ग्राफ है कंजम्पशन फंक्शन का, दिस इज हाउ इट कैन बी मेड। हमने ऑलरेडी अभी किया था कि 0.8 का एमपीसी है और ये 100 क्या हो गया आपका सी बार। इसी को लेकर के आप क्या बना सकते हो, अपना टेबल बना सकते हो। आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद द इनकम लेवल ऑफ जीरो और जीरो से लेके मैक्सिमम 500 तक बना दो, 400 तक बना दो, मोर देन सफिशिएंट। ज्यादा नहीं बनाना है, क्या 1000 तक बना रहे हैं, मजा आ रहा है टेबल बनाने में, वो काम नहीं करना। इनकम जीरो से स्टार्ट किया,
कंजम्पशन जीरो है, इनकम अगर जीरो है तो 0.8 इंटू जीरो, आपका कंजम्पशन कितना रह गया 100, फर्स्ट लेवल पे 100। फिर जैसे ही इनकम 100 रुपीज बढ़ा, आपका ऑटोनोमस तो 100 है, तो 0.8 इंटू 100 से बड़ा हो गया, तो यानी 80 रुपीज कितना हो गया 180। फिर नेक्स्ट बढ़ा तो 80 रुपीज 260, हाउ द इनकम इज गेटिंग इंक्रीज। तो नहीं, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई हर लेवल पे 100 बढ़ रहा है, और कंजम्पशन कितना है, हमने ऑलरेडी एमपीसी बोला है, कितना है 0.8। अगर एमपीसी 0.8 है एवरी टाइम, सो हमने कहा द एमपीसी इज 0.8। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई इक्वल टू 0.8। 0.8 इंटू 100 इनकम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज चेंज इन इनकम देयर विल बी अ 80 रुपीज इंक्रीज इन द कंजम्पशन। तो पहले 100 था, फिर 180 कंजम्पशन हुआ, फिर 260, फिर 340, फिर 420। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी एडजस्ट। टेबल आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, बट ग्राफ ना बनाने की गलती नहीं करना है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। एक्स एक्सिस पे क्या बनाओगे, इनकम ग्राफ्स अपने स्केल और पेंसिल से ही बनाना, फ्री हैंड ग्राफ मत बनाना, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में बहुत गंदा लगने वाला हो जाता है और मार्क्स चाहते हैं। सो इनकम एंड दिस इज कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम ऑन द एक्स एक्सिस, कंजम्पशन। जनरली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी ये ग्राफ बनने वाले हैं, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट और आपका एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें एक्स एक्सिस पे रहेंगी, बिकॉज यही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इनकम और डिपेंडेंट है आपके कंजम्पशन। सो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखिए कौन सा लेवल है आपका, सी बार, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जहां पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनकम लेवल कुछ भी हो, आपका जो कंजम्पशन है वो यहां से एटलीस्ट इतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें इस वाली फंक्शन की, तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसे बनना चाहिए, इट हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम 100, राइट। ये क्या है आपका स्लोप, स्लोप इज नथिंग योर एमपीसी, डेल्टा सी बाय डेल्टा what, this is how the consumption function is increasing, that is जैसे जैसे c income बढ़ रहा है, income is increasing on the x axis and the consumption is increasing on the y axis by the slope of mpc। अच्छा, एक चीज अब यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, स्लोप क्या है कंजम्पशन फंक्शन का, एमपीसी ये तो हो गया। अब कैसा है स्लोप, क्या लाइन आपका इस तरीके से बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, हमारा स्लोप कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे हमारा जो स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है वो कैसा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, हमारा कंजम्पशन फंक्शन का जो है स्लोप है, और एमपीसी इज द स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। सो ये दो तीन इनडायरेक्टली एक ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व नहीं होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, सेविंग्स। ओके, ये आपका यही बना है। ओके, लेट्स डू द सेविंग्स। अब हमें पता है इनकम आया, इनकम का जो पार्ट कंज्यूम नहीं हुआ वो पार्ट क्या हो गया आपका, सेव हो गया। कंज्यूम किया, जो कंज्यूम नहीं हुआ वो क्या हो गया आपका, सेव हो गया। अब कंजम्पशन प्लस क्या हो गया आपका, सेविंग्स। अब इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग्स। अब सेविंग कर्व क्या है, ये आपका सेविंग कर्व है, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस सी। वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट, डेरिवेशन है लेकिन कैसे है, स्केड्यूल में है, आपको न्यूमेरिकली डेरिवेशन नहीं है, तुम करेंगे भी नहीं। कंजम्पशन फंक्शन क्या था, सी बार प्लस एमपीसी वाई। सेविंग फंक्शन क्या होगा, माइनस सी बार। माइनस सी बार क्यों, हमने क्या कहा कि इनकम अगर जीरो भी है तो मेरे को खर्चा तो करना पड़ेगा। अब वो जो खर्चा है हमारा एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ से आया पैसा, हमारे अपने पर्सनल सेविंग्स में से, जो भी आपने सेविंग्स रखे हुए थे उसमें से पैसा हमने क्या किया, विड्रॉ किया, और वो पैसा क्या आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो दैट इज हमारी सेविंग्स, अगर अकाउंट में 10,000 थे और आपने 1000 विड्रॉ करा लिए, तो आपकी सेविंग्स क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, दैट इज -1000 हो गई। सो इस माइनस सी बार प्लस 1 - एमपीसी, 1 - एमपीसी क्यों, क्योंकि जितना खर्चा, जितनी टेंडेंसी आपकी सेव कंजम्पशन की है, 1 में से माइनस कर दो, यू विल गेट द टेंडेंसी टू सेव इक्वल्स टू 1। और इसको रिड्यूस करते हैं, -सी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू एमपीएस इंटू वाई, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू वाई। क्यों, क्योंकि आपका एमपीसी क्या है,
चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो जितना चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंज्यूम किया, रेस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या हो जाएगा आपका चेंज इन सेविंग्स। इधर एनी वे आपने एफडी में डाला, म्यूचुअल फंड्स में डाला, शेयर्स में डाला, कहीं पे भी डाला, वो क्या हो गया आपका चेंज इन सेविंग्स। सो what he wants to say that MPC plus MPS equals to 1. That means delta C by delta Y plus delta S by delta Y equals to 1. अभी आप चेक कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई इज व्हाट, डेल्टा वाई। सो कैंसिल होके क्या हुआ आपका 1, अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब एमपीसी तो विद डेट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। लाइक अभी हमने पीछे किया 0.8। तो अगर एमपीसी आपका स्ट्रेट लाइन है विच इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, तो एमपीसी क्या हो गया, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शंस, राइट। एमपीएस हो गया आपका स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शंस। अब एमपीएस स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है तो ये भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होता। इसीलिए सेविंग फंक्शन की भी जो लाइन है वो क्या होती है आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, इट्स नॉट कर्व्ड, इट्स कांस्टेंट लाइन, राइट, स्ट्रेट। सेविंग फंक्शन देखते हैं कैसा दिखता है हमारा, ये हमारा सेविंग फंक्शन है। दिस इज हाउ द सेविंग फंक्शन लुक लाइक। सेविंग्स, इनकम, ये आपका y एक्सेस, दिस इज द y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। x एक्सेस हमने पढ़ा क्या है हमारी इनकम, और y एक्सिस पे हम क्या बना रहे हैं आपका सेविंग्स बना रहे हैं। अब सेविंग्स देखो कहां से शुरू हो रहा है, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिवली ऐसे क्रॉस करके जा रहा है। क्यों, क्योंकि जहां पे आपकी कंजम्पशन, जहां पे इनकम हमारी जीरो है, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग एनीथिंग, तो वहां पे पैसा कहां से विड्रॉ हुआ, सेविंग से, दैट मीन्स माइनस कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ा सेविंग्स बढ़ा, लेकिन इनिशियली एट अ पॉइंट जहां पे इनकम इक्वल हो गया कंजम्पशन के, दैट मीन्स मैंने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ही खर्चे, तो वहां पे सेविंग्स क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। और उसके बाद एट द आफ्टर दैट पॉइंट हमारी सेविंग्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई और कंजम्पशन होने लगा, राइट। दिस इज हाउ यू कैन कोट द एग्जाम्पल। इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। ये देखो रिलेशनशिप, ये हमने पहले भी किया है, लेट स्टार्ट इन अ इजियर वे। इनकम, कंजम्पशन और आपका सेविंग्स, इनकम जीरो है तब भी एक लेवल पे कुछ ना कुछ क्या होगा आपका कंजम्पशन और सेविंग। ये कंजम्पशन हम कहां से विड्रॉ करके डाल रहे हैं आपके सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग्स क्या हो गया नेगेटिव। आफ्टर दैट पॉइंट लेट से इनकम हो गया 10, तब भी कंजम्पशन कितना है आपका, कंजम्पशन तो है ही है 30। सो इनकम 10 रुपये आ रहा है तो सेविंग्स क्या है स्टिल नेगेटिव -20। आफ्टर दैट इनकम इंक्रीज हो गया 30, कंजम्पशन भी है 30 और सेविंग्स क्या हो गया जीरो, सेविंग्स नहीं कर रहा है। अब आपका इनकम बढ़ गया, लेट्स से 50 रुपीज आपके इनकम हो गया और कंजम्पशन भी बढ़ेगा बिकॉज जीरो तो नहीं हो सकता। लेट्स से कंजम्पशन हो गया 40 और सेविंग्स हो गया 10। 50 इनकम की, कंजम्पशन हुआ आपका 40 और सेविंग्स हो गई आपकी 10। इनकम हुआ आपका 60, कंजम्पशन आपने इंक्रीज की 50, स्टिल आपका सेविंग्स क्या है, सपोज कंजम्पशन आपका यहाँ पे लेट्स से, यहाँ पे चेंज करते हैं अपने डेटा को। कंजम्पशन, इनकम इंक्रीज हुई 70 रुपीज, कंजम्पशन हो गई आपकी 50 और सेविंग्स क्या हो गया 20 ना। अब ये ग्राफ क्या कहता है कि यहां तक जब तक इनकम आपकी इंक्रीज हो रही थी 0 to 10, सेविंग्स आर नेगेटिव, यानी फ्रॉम कहां जाएगा, एक्स एक्सेस से यहां तक इनकम आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। 0 पॉइंट पे जब इनकम 30 है, कंजम्पशन भी 30 है, दिस इज द जीरो लेवल ऑफ सेविंग, जहां पे कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा, थोड़े कुछ भी सेव नहीं हो रहा, ऑल वट एवर हैज बीन अर्निंग ही स्पेंडिंग। दिस पॉइंट इज नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। उसके बाद इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, सेविंग्स भी बढ़ा, राइट। अगर हम इसे एक ही ग्राफ पे डिनोट करने की कोशिश करें, लेट्स से दिस हाउ वी कैन ड्रॉ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करते हैं हम अपना इनकम, और
यहाँ पे हम बना रहे हैं आपका सेविंग फंक्शंस एंड दिस इज हाउ वी आर मेकिंग आर कंजम्पशन। अब सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस से शुरू होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। कंजम्पशन फंक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से, राइट, फ्रॉम वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा एंड दिस इज हाउ द सेविंग फंक्शन इज मेकिंग, राइट। सो अकॉर्डिंगली जहां पे भी आपका ये पार्ट है विच इज जीरो सेविंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट, सो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। सेविंग्स आर जीरो, अगर इनकम यहाँ पे 30 है तो यानी ये जो आपका कंजम्पशन का पॉइंट है ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे इट मस्ट बी 30 अगर आपका मिनिमम कंजम्पशन यहाँ पे होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द कर्व। अब इस रिलेशन को अगर बनाने के लिए कहता है कि एक्सप्लेन दिस रिलेशन, कि आप एक्सप्लेन करो कि ये रिलेशन आपका डिराइव करो कि सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन से। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर 1, इनिशियली तो डेफिनेशन लिख दो, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के क्या करो, डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एट इनकम लेवल जीरो, जब हमारी इनकम लेवल जीरो है, सेव कंजम्पशन फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम ओ वाई एक्सेस एट अ पॉइंट, लेट्स से 20 पॉइंट है, व्हेन द कंजम्पशन इज 20 एंड देयर द सेविंग्स आर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। सेकेंड, as income increases, consumption increases, and at a, when income equals to 30, जब income 30 है, income is equal to consumption which is 30, savings are zero, and this point is known as the break even point। हमें पता होना चाहिए बिकॉज हमें ग्राफ दिखा के एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, as income increases, consumption increases, and beyond this income level of 30, savings becomes positive। अब देखो 6 मार्क में अगर एक क्वेश्चन आता है, आपने पहले डेफिनेशन लिखा, ग्राफ बनाया, स्केड्यूल बनाया और ये 3 पॉइंट लिखे, तो कोई भी आपके 6 मार्क्स यहां से आपसे छीन नहीं सकता है, राइट। Let's start with the very next topic, that is APC and APS। ये कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन का ही आपका जो है वो एक्सटेंशन है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दैट मीन्स वो एवरेज निकालता है। एमपीसी में क्या था, व्हाट ही वाज डूइंग, एमपीसी में वो डेल्टास निकाल रहा था कि डेल्टा में आपका जो है वो कितना चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, एवरेज कैलकुलेट करेगा। डेल्टा मतलब चेंज नहीं चेंज करना है उसको, उसने क्या करना है, हमारा कैलकुलेट करना है कि आपका एवरेजली जो है वो कितने चेंजेस हो रहे हैं। दैट इज एवरेजली अगर एक पर्सन जो है 100 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो उस 100 रुपीज पे उसका कंजम्पशन कितना है, सपोज 80 रुपीज कंजम्पशन है, तो हमारा एपीसी कितना हो गया आपका 80/100, दैट मीन्स 0.8। एट दैट लेवल ऑफ अ पॉइंट what he is doing, out of every 100 he is spending rupees 80, that is average propensity to consume। like एमपीसी और एमपीएस तो क्या था, आपका स्ट्रेट लाइन कर्व था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो एपीसी और एपीएस है, दे कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व, बिकॉज हर लेवल पे कंजम्पशन चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, सेविंग्स चेंज हो रहा है। सो एपीसी और एपीएस हर लेवल पे चेंज होगा, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ आता भी नहीं। सो एज पर द फॉर्मूला, एपीसी मस्ट बी इक्वल टू कंजम्पशन ओवर इनकम, APS must be equal to your savings upon income। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है कैन नेवर बी जीरो। अब एपीसी जो है वो कहता है कभी जीरो नहीं हो सकता, कैसे होगा, जीरो होने के लिए क्या है, C/Y है ना, तो दैट मीन सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अभी सी क्या है आपकी कंजम्पशन, कंजम्पशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते, हमने किया ना अभी कि इनकम लेवल अगर जीरो भी है तब भी वहां पे मिनिमम लेवल ऑफ क्या रहेगा, आपका कंजम्पशन रहेगा। दैट मीन्स कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। अगर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती तो एपीसी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इन एपीसी कैन नॉट बी जीरो। तो क्या आपका एपीएस जीरो हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों, बिकॉज सेविंग जीरो हो सकती है। सेविंग्स कब जीरो होती है, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। जितना इनकम आया पूरा का पूरा इनकम कहाँ स्पेंड कर दिया गया, आपके कंजम्पशन पे स्पेंड कर दिया गया, देयर इज नो इनकम लेफ्ट फॉर सेविंग, वहां पे आपके सेविंग्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं एट अ लेवल ऑफ इनकम, तो एपीएस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो इन अ नटशेल,
APC कैन नॉट बी जीरो बट APS कैन बी जीरो. नो. एपीएस नेगेटिव हो सकता है? यस, हो सकता है. फॉर्मूला एपीएस एस अपॉन वाई. सेविंग्स नेगेटिव होती है? यस, होती हैं. कब होती हैं? जब आपकी इनकम नहीं होती बट देयर इज ऑटोनोमस लेवल ऑफ अ कंजम्पशन, तब सेविंग्स आर नेगेटिव बिकॉज सेविंग से ही पैसा विड्रॉ किया जाता है टू स्पेंड द एक्सपेंडिचर. सो वहां पे आपके सेविंग्स क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं. एंड देयर इज अ लेवल ऑफ अ इनकम, तो वहां पे एपीएस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. एंड योर एपीसी, एपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज कंजम्पशन नेगेटिव हो ही नहीं सकती. कंजम्पशन जीरो भी नहीं हो सकती. कंजम्पशन हमेशा क्या होती है? देयर इज सम लेवल ऑफ अ कंजम्पशन ऑलवेज ग्रेटर देन वन. Right? So consumption has to be greater than one. This is how you can calculate. Formulas are very important for calculating in the numerical question. जो आपसे 3 और 4 मार्क के न्यूमेरिकली क्वेश्चन वो पूछ सकता है टू कैलकुलेट. यहाँ पे उसने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है. हर लेवल पे कैलकुलेट करना है. जब इनकम जीरो है तो एपीसी और एपीएस नहीं करना. रेस्ट ऑल द लेवल्स हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. राइट? इन्वेस्टमेंट वी ऑलरेडी डिड. एग्रीगेट सप्लाई भी कर लेते हैं. एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विच इज सप्लाइड. सिंपली 45 डिग्री का क्या है? आपका एक कर्व होता है एग्रीगेट सप्लाई एंड यूजुअली इक्वल टू इनकम इक्वल्स टू दैट इज एग्रीगेट सप्लाई. सिंपल फॉर्मूला आपका यही है. देयर इज नथिंग मोर देन दैट. ये आपका एक्स एक्सिस पे क्या है? इनकम है. OY एक्सिस पे क्या है आपका? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स है. सो कंजम्पशन इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. इनकम लेवल इज 45 डिग्री पे आपका एंगल बनेगा. And income could be equals to what? Aggregate supply. And income is what? Consumption plus savings. And aggregate supply equals to consumption plus savings. Right? Next. अब आते हैं जी आपका इक्विलिब्रियम लेवल. लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. आज तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी कवरिंग रेस्ट ऑफ द चैप्टर एंड फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस वी आर बी डूइंग आवर क्वेश्चंस फ्रॉम द थर्ड वीडियो ऑनवर्ड्स. Thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe and forward to your friends. Thank you so much.